अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू नावल्स उर्दू लाइब्रेरी चैनल। कैसे हैं आप सब? आज जो मैं आपके लिए नावल लिख रही हूँ उसका नाम है मोहब्बत है तुमसे जाना और इसकी राइटर है परी खान। तो इस नावल को अब शुरू करते हैं। नूरी, गुड़िया चुप क्यों नहीं हो रही? पता नहीं बेगम साहबा, मैंने तो गुड़िया को दूध भी दिया है फिर भी चुप नहीं हो रही। नूरी 2 महीने की गुड़िया को गोद में उठाए चुप करवाते हुए हाल में यहाँ वहाँ टहल रही थी। इधर मेरे पास लेकर आ, गुड़िया को मैं दिखती हूँ। जी बड़ी बेगम साहबा। नूरी गुड़िया को इनके पास ले जाते हुए इनकी गोद में रखे पीछे हुई। अम्मा, मुझे लगता है गुड़िया के पेट में दर्द हो रही है। यास्मीन गुड़िया को इस कदर रोता हुआ देखकर परेशान हुई। कुलसूम बेगम गुड़िया के पेट को अच्छे से दबाए चेक करने लगी, लेकिन कुछ खास समझ नहीं पाई। गुड़िया जब चुप होती तो इन्हें कुछ पता चलता। यास्मीन, जा जाकर जमाल को टेलीफोन कर, पता नहीं बच्ची को क्या हो गया है। कुलसूम गुड़िया को सीने से लगाए से चुप करवाने लगी, लेकिन गुड़िया थी कि चुप होने का नाम ही नहीं ले रही थी। कुलसूम बेगम जो खुद एक बीमार खातून थी, इतनी देर कहाँ इसे संभाल पाती थी। लाए अम्मा, गुड़िया को मुझे दे दें, जमाल भी बस आने वाला होगा। यास्मीन कुलसूम बेगम से गुड़िया को लिए अपने सीने से लगाए हाल में ही यहाँ वहाँ चक्कर काटने लगी। यास्मीन के पास जाने के थोड़ी देर ही बाद गुड़िया चुप हो गई। गुड़िया के चुप होने के बाद घर वालों समेत नौकरों ने भी अल्लाह का शुक्र अदा किया था। गुड़िया के चुप होने के बाद डॉक्टर जमाल भी आ गया। आओ जमाल बेटा। यास्मीन गुड़िया को सोफे पर लटाई पीछे हुई। जमाल बेटा, अच्छे से गुड़िया को चेक करना। दादी आप फिक्र ना करें, अब मैं आ गया हूँ, सब ठीक हो जाएगा। जमाल अच्छे से गुड़िया का चेकअप किए पीछे हुआ। बेटा, गुड़िया ठीक तो है? यास्मीन और कुलसूम बेगम परेशानी से इसकी जानिब देखे बोली। आंटी, गुड़िया ठीक है, लेकिन आपका अपना होने के नाते एक मशवरा आपको ज़रूर देना चाहूँगा। आइस की जल्द से जल्द दूसरी शादी करवा दे। गुड़िया को एक माँ की बहुत ज़रूरत है। लेकिन बेटा, हम गुड़िया का बहुत ख्याल रखते हैं। मुझे पता है आप गुड़िया का बहुत ख्याल रखती हैं, लेकिन गुड़िया को ऐसे इंसान की ज़रूरत है जो हर वक्त इसके साथ रहे, इसका ख्याल रखे। और मेरे ख्याल से एक माँ से ज़्यादा इसका इतना अच्छा ख्याल कोई नहीं रख सकता। अच्छा आंटी, अब मैं चलता हूँ। ये कुछ दवाई मैंने लिख दी है, गुड़िया को टाइम से दे देना। नूरी गुड़िया को कमरे में ले जाओ और शौकत को बोल ये दवाइयाँ ले आए। अम्मा, जमाल बिल्कुल ठीक कह रहा है, हमें आज की दूसरी शादी कर देनी चाहिए। गुड़िया को एक माँ की ज़रूरत है। हम भी सारा दिन कामकाज में इतने मसरूफ़ होते हैं कि गुड़िया को वक़्त ही नहीं दे पाते। आइस अपनी बेटी से रुख मोड़ सकता है, लेकिन हम तो नहीं मोड़ सकती। लेकिन यास्मीन बेटा, ऐसे लड़की मिलेगी कहाँ जो हमारी गुड़िया को माँ जैसा प्यार दे? ऐसी लड़की आज के दौर में मिलना बहुत मुश्किल है। आज के दौर में तो लोग सगी औलाद को बहुत मुश्किल से संभालते हैं, और ये तो फिर पराई औलाद है, इनको कौन संभालेगा? अम्मा, मैं एक ऐसी खातून को जानती हूँ जिस इसमें हमारी मदद कर सकती है। आप इसकी टेंशन मत लें। आप बस आइस को राज़ी करने का सोचें, वो इस सब के लिए कभी नहीं मानेगा। तू लड़की तो ढूंढ, आइस को मैं मना लूंगी। कुलसूम बेगम कुछ सोचते हुए बोली। जोहा क्या कर रही है? नीचे उतर, तुझे चोट लग जाएगी। अम्मा, बचपन से मैं अमरूद उतारती आ रही हूँ, कभी चोट लगी है जो अब लगेगी? तेरी बेटी इन कामों में माहिर हो गई है। जोहा अमरूद के दरख्त से नीचे छलांग लगाए अपनी माँ को देखने लगी। बेटी, ये सब काम क्यों करती है? ये फल चोरी करके तुझे क्या मज़ा मिलता है? मालिक काका रोज़ तेरी मुझसे शिकायत करता है। अगर किसी दिन इसने मालिक को बता दिया तो तेरे अब्बा की नौकरी चली जाएगी, और अगर तेरे अब्बा की नौकरी चलेगी तो तू जानती है क्या होगा। अम्मा, तू फिक्र क्यों करती है? वो खड़ूस मालिक कुछ भी नहीं करने वाला, अपने घर और बच्चों के लिए ढेर सारा फ्रूट उतार कर ले जाता है, लेकिन जब हम इनसे कुछ मांगते हैं तो आगे से डंडा डंडा दिखाता है। और वैसे भी हम कौन सा इसके फ्रूट चोरी करते हैं? हम तो सब लोगों के फ्रूट लेते हैं। जोहा तो कब बड़ी होगी, 20 साल की हो गई है, लेकिन अक्ल अभी भी छोटी है तुझ में। बल्कि इसकी बातों बल्कि इसकी बच्चों वाली हरकतों से बहुत परेशान थी। अम्मा, उम्र 20 हो गई है तो क्या जीना छोड़ दूं? और वैसे भी काम से वापस आने के बाद मेरे पास वक्त ही कितना होता है? इस थोड़े से वक्त में अगर मैं थोड़ी आज़ादी हासिल करना चाहती हूँ तो इसमें बुराई क्या करती हूँ? जोहा अपनी माँ के पीछे चलती हुई बोली जा रही थी। अच्छा अब चुप कर जा, अब बोल बोल कर मेरा दिमाग खराब मत कर। सीमा ताई के पास जा, वो तुझे बुला रही थी। कोई दुपट्टे रंगने के लिए आए थे, इसलिए वो तुझे बुला रही थी। अच्छा, फिर मैं इनकी तरफ जा रही हूँ। जोहा बीच रास्ते में ही सीमा के घर की तरफ चल पड़ी। नजरीन देख, रिश्ता अच्छा होना चाहिए, लड़की घर बार संभालने वाली होनी चाहिए, और सबसे बड़ी बात हमारी गुड़िया को माँ जैसा प्यार देने वाली हो। बेगम साहबा, आप फिक्र ही ना करें, मेरी नज़र में एक लड़की है। लड़की खड़ा सोना है, लेकिन एक मसला है, इसके घर वाले बहुत गरीब हैं। इसका बाप तो आपके ही खेतों में काम करता है।
हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस लड़की अच्छी होनी चाहिए। एक बार आप लड़की को खुद आकर देख लें, आपको पता लग जाएगा कि नसरीन की बातों में कितनी सच्चाई है। क्या तो तुम ठीक रही हो, मैं अम्मा से मशवरा करके तुम्हें बताऊंगी, तब तक तुम लड़की वालों से भी पूछ लो। इनसे क्या पूछ रहे हैं, इनकी तरफ से तो हाँ ही समझो, इतने बड़े घर में इनकी लड़की ब्याह कर जाएगी, इनकी बच्ची के तो नसीब ही खुल जाएंगे। अच्छा ठीक है, जिस दिन जाना होगा मैं तुम्हें फ़ोन करूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया बेगम साहबा, मैं इंतज़ार करूंगी। बात सुने नसरीन आई थी जोहा के रिश्ते के बारे में बात करने। अगर वो मेरी बेटी के लिए किसी शराबी का रिश्ता लाई है तो उसे साफ साफ मना कर दो, मुझे नहीं अपनी बेटी की शादी करनी। खालिद हाथ मुंह धोए बल्किस की बातों को अधूरा सुने बीच में बोला, पहले मेरी बात तो सुन ले, किसी शराबी का रिश्ता नहीं लाई, मालिक के बेटे का रिश्ता लाई है। क्या बात कर रही हो, मालिक के बेटे का रिश्ता? लेकिन वो तो शादीशुदा है। 2 महीने पहले इसकी इनकी बीवी का इंतकाल हो गया है और इसकी एक 2 माह की बच्ची है। इसी बच्ची के लिए वो ये रिश्ता करना चाहते हैं। तो तुम चाहती हो हमारी बेटी वहां जाकर इनके बच्चे पाले? खालिद को ये बात सख्त नागवार गुजरी। देखो रिश्ता बहुत अच्छा है, हमारी जोहा को इससे अच्छा रिश्ता नहीं मिल सकता। क्या हो गया अगर हमारी जोहा इनकी बच्ची को संभाल लेगी? अगर हमारी बच्ची की वहाँ शादी होगी तो उसके नसीब खुल जाएंगे, अपनी सारी ज़िंदगी आराम से गुजारेगी। तुम इनकार कर दो, मुझे नहीं अपनी बच्ची की शादी करनी वहाँ। तो कहाँ करेंगी इन शराबियों के साथ? जिस गरीबी में हम जिंदगी गुजार रहे हैं ना, वहाँ सिर्फ इस तरह के ही रिश्ते आते हैं। और अगर अच्छे रिश्ते आए भी तो लोग सबसे पहले यही पूछते हैं कि लड़की को क्या देंगे। ये लोग तो कुछ मांग भी नहीं रहे, बस हमारी जोहा इन्हें चाहिए। अगर जोहा की इस घर शादी होगी तो हमारे बाकी 2 बच्चों की जिंदगी भी संवर जाएगी। खालिद बल्किस बेगम सुने गहरी सोच में पड़ गया। कई हद तक इसे इसकी बात ठीक लग रही थी। ठीक है, तुम नसरीन को हाँ कर दो, इसको तो हाँ कर दो, लेकिन जोहा को कौन समझाएगा? तुम इसकी फिक्र मत करो, मैं इसे समझा दूंगा। अम्मा अब्बा, जोहा आपी के ससुराल वाले आ गए हैं। आमना और हमाद बड़ी सारी गाड़ियों को अपने घर के तरफ आता देखते भागते हुए घर के अंदर दाखिल हुए। बल्किस और खालिद भागते हुए घर से बाहर आई इनका इस्तकबाल करने के लिए। जोहा जो साफ सफाई कर रही थी, शर्माई सी खिड़की के पास जाकर खड़ी हो गई। गाड़ियां जैसे ही इनके घर के बाहर आकर रुकी, मोहल्ले के सब लोग हजूम बनाए इन्हें देखने लगे। कुलसूम बेगम और यास्मीन गाड़ी से बाहर निकले, मोहल्ले वालों पर एक नज़र डाले, इनके घर की तरफ देखने लगी। महल्ले की 2 मरले की जगह पर बस एक ही बड़ा सा कमरा था और वो भी कच्चा था। सब गांव वाले इनके एहतराम में सर झुकाए खड़े थे। बल्किस और खालिद भी सर झुकाए खड़े थे। आए मालकिन, अंदर आए। बल्किस एहतराम से सर झुकाए इन्हें अंदर आने का रास्ता दिए पीछे हुई। नौकरों को गाड़ियों में से इतना सामान अंदर ले जाता देखकर गांव वाले हैरान थे। देखो खालिद, हमें तुम्हारी लड़की बहुत पसंद है, हमें तुमसे कुछ नहीं चाहिए सिवाय इस बच्ची के। कुलसूम अपने पास नजरें झुकाए बैठी जोहा के सर पर हाथ फेरे मोहब्बत से बोली, मालकन ये भी आपका हम पर एहसान है कि हम आपने हमारे घर की लड़की को अपने घर की इज्जत बनाने का सोचा। हम तो इसी में खुश हैं। तो फिर ठीक है, एक छोटी सी रस्म हम कर जाते हैं और कुछ दिन बाद आकर हम निकाह करके लड़की को ले जाएंगे। यास्मीन जोहा के सर पर सुर्ख दुपट्टा डाले, हाथों में 5-5 तोले के कंगन डाले, इसके सर पर प्यार देते पीछे हुई। जोहा की कलाई में इतने मोटे मोटे कंगन देखकर बल्किस और खालिद की आंखें खुल गईं। अच्छा अब हम चलते हैं, हमारी इमानत का ख्याल रखना। कुलसूम जोहा के चांद जैसे चेहरे पर प्यार दिए अपनी जगह से उठ गई। दादी, आप किसी से पूछकर मेरा रिश्ता वहाँ करके आई हैं? आप लोगों को एक बात समझ में क्यों नहीं आती? मुझे नहीं शादी करनी। तुम्हें बीवी की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इस बच्ची का क्या कसूर है? इस बच्ची को तो एक माँ की ज़रूरत है। कुलसूम गुड़े के मासूम चेहरे की तरफ देखते हुए बोली, खुद तो तुम सारा दिन घर से बाहर होते हो, तुम्हें ज़रा सी भी फिक्र है अपनी बच्ची की? हम दोनों बीमार हैं, हमारा क्या पता हम कब इस दुनिया से चल बसे, हमारे पीछे से इस बच्ची का ख्याल कौन रखेगा? कुछ नहीं होगा आप दोनों को। और रही शादी की बात तो वो मैं नहीं करने वाला। आइस गुस्से से बोले वहां से निकल गया। कुलसूम और यास्मीन अफसोस से एक दूसरे का मुंह देखने लगी। जोहा, सुना है तेरा रिश्ता पक्का हो गया है, वो भी बड़े मालिक के बेटे से। अब तू भी मिन्नू की तरह मुझे हमेशा के लिए छोड़कर चली जाएगी? अरे नहीं पगली, मैं मिन्नू की तरह बेवफा नहीं हूँ, मैं तुमसे मिलने आती रहूंगी। जोहा चंदा के उदास चेहरे देखे इसे जोर से गले लगा गई। सच्ची मुच्ची मेरी जान। अच्छा मैंने सुना है जिससे तेरी शादी होने वाली है, इसकी एक बेटी भी है? हाँ सुना तो मैंने भी है। इस बेचारी की बीवी 2 महीने पहले ही इस दुनिया से चलेगी। जोहा, तो तू एक शादीशुदा इंसान से शादी करेगी? हाँ, वो लोग बहुत अमीर हैं और अब्बा कहते हैं कि अगर मेरी शादी वहाँ होगी तो मेरे बहन और भाई की ज़िंदगी संवर जाएगी। अगर मेरी वजह से मेरे दोनों
बहन भाइयों की ज़िंदगी संवर जाए तो मुझे और क्या चाहिए। दोनों अपनी ही बातों में मगन थी कि एक तेज रफ्तार गाड़ी बिल्कुल जोहा की टांगों के करीब आकर रुकी। दोनों की एकदम से होश ही उड़ गए। ए लड़की, मरने के लिए मेरी ही गाड़ी मिली थी। आइस गुस्से से भरा हुआ गाड़ी से बाहर निकलते हुए जोहा पर चलाया, जो पहले ही शौक में खड़ी थी। ओ मिस्टर, मुझे नहीं शौक मरने का। अगर अल्लाह ने इतनी बड़ी गाड़ी दी है तो ध्यान से चलाए। ये मोटे मोटे चश्मे उतार कर गाड़ी चलाया करे ताकि आपको सड़क पर चलने वाली आवाम नजर आ सके। अच्छा, मुझे नहीं नजर आई तुम, लेकिन तुम्हें तो इतनी बड़ी गाड़ी नजर आ रही थी तो तुम पीछे क्यों नहीं हटी। जोहा चुप खड़ी हो गई। गलती इसी की भी थी। चंदा इससे बातें करने में इतनी मगन थी कि इससे सामने से आती हुई गाड़ी दिखाई ही नहीं दी। चलो अब पीछे हटो। आज दोनों को खामोश खड़ा देखकर कहे बगैर गाड़ी वापस में जा बैठा। जोहर चंदा के देखते ही देखते आइस गाड़ी भगा कर ले गया। ये कौन था? पहले तो इससे कभी गांव में नहीं देखा। जोहा गाड़ी को घूरते हुए चंदा से मुखातिब हुई। पता नहीं, मैं खुद पहली दफा देख रही हूँ। चंदा कंधे चाह बोली। दफा करो इससे। चलो जल्दी करो, आपा हमारा इंतजार कर रही होंगी। दोनों आगे बढ़ गईं। अम्मा, अगर आपको आइस की दूसरी शादी करनी थी तो अपने खानदान की लड़कियों में से करती, गांव की एक गरीब लड़की से क्यों? आप जानती हैं जिस लड़की के साथ आप आइस का रिश्ता तय करके आई हैं, इस लड़की का बाप हमारे खेतों में काम करता है। मैं सब जानती हूँ। अगर हमारे खानदान की लड़कियों में इतने गुण होते तो हमें बाहर जाने की जरूरत क्या थी। इस बच्ची को माँ की जरूरत है और इसके लिए एक ऐसी लड़की की जरूरत थी जो अपने दिल से इसे अपनाए। तो मेरी माहीन में क्या कमी थी? वो एक समझदार लड़की है, गुड़िया को एक माँ की तरह प्यार करती। आफ्ताब, मुझसे ज्यादा बहस मत कर। तू अच्छे से जानता है कि तेरी बेटियां किस लायक है। जबान चलाने के अलावा इन्हें कोई काम आता भी है? मुझे इस बच्ची का मुस्तकबिल अच्छा बनाना है, तबाह नहीं करना। आफ्ताब, जो कुलसूम बेगम का छोटा बेटा था, गुस्से से भरा हुआ फोन पर चला रहा था। कुलसूम के दो ही बेटे थे, बड़ा बेटा इकबाल खान और छोटा बेटा आफ्ताब खान। कुलसूम बेगम के शोहर बहुत जल्दी इस दुनिया से रुखसत हो चुके थे। कुलसूम बेगम ने अकेले ही अपने दोनों बेटे बड़े किए थे। इकबाल पढ़ाई के लिए शहर आया था और शहर सेटल हो गया, जबकि आफ्ताब जैसे पढ़ाई से सख्त नफरत थी, गांव में ही रहकर ज़मीनें और डेरा संभालता था। इकबाल का एक ही बेटा था, आयस इकबाल खान, जो अपने वालिद की तरह ही पढ़ा लिखा और होशियार था। अपने वालिद के इंतकाल के बाद बहुत जल्दी इसने इनका सारा बिजनेस संभाल लिया था। आफ्ताब खान की तीन बेटियां थी जो इसकी तरह पढ़ाई से भागती थी। गांव के स्कूल में ही मैट्रिक किए पढ़ाई को खुदाफिज कर चुकी थी। कुलसूम बीमार होने की वजह से ज़्यादातर अपने बड़े बेटे के पास शहर ही रहती थी। इकबाल की वफात के बाद वो वहीं पर शिफ्ट हो गई। इकबाल पहले भी अपनी बड़ी बेटी के लिए आइस के रिश्ते की बात कर चुका था, लेकिन आइस के आगे किसी की ना चली। आइस ने अपनी पसंद की लड़की आयला से शादी की थी और अब भी जब से आफ्ताब ने आइस की दूसरी शादी की बात सुनी थी, पागल बना बैठा था। इसे ये बात हजम नहीं हो रही थी कि इसकी माँ ने इसकी बेटियों की बजाय एक नौकर की बेटी का इंतखाब किया था। अम्मी, क्या हुआ है? दादी को आइस, जो गांव में अपने चाचा के पास ज़मीन के सिलसिले में बात करने गया था, यास्मीन के फ़ोन पर दौड़ता हुआ वापस आया। पता नहीं बेटा, तुम्हारे चाचा से बात करने के बाद कुछ ही घंटों में इनकी तबीयत ख़राब हो गई। जमाल बेटे की मदद से मैंने फ़ौरन अस्पताल ले आई। अब दादी कैसी और कहाँ है? बीबी शूट कर गया था, अब वो ठीक है, तुम मिल सकते हो इनसे। जमाल बेटे ने रूम में शिफ्ट कर दिया है। दादी मेरी जान, आप ठीक तो हैं? आइस रूम में दाखिल होते ही साथ ही कुलसूम के गले लग गया। अभी तो फिलहाल बच गई हूँ, लेकिन एक दिन तुम्हारी टेंशन में ज़रूर मर जाऊंगी। अल्लाह ना करे कभी ऐसा हो। अल्लाह आपको मेरी उम्र भी लगा दे। तुम्हारी उम्र लेकर क्या करूंगी? बात तो तुमने मेरी माननी नहीं। कुलसूम आइस को खुद से अलग किए इसका चेहरा देखने लगी। दादी, आप बताएं, आप क्या चाहती हैं? जैसा आप चाहती हैं बिल्कुल ऐसा ही होगा। तुम सच कह रहे हो? बिल्कुल वैसा ही करोगे जैसा मैं कहूंगी? कुलसूम बेगम के लब मुस्कुराए। हाँ वैसा ही करूँगा जैसे आप कहेंगी। शादी वाली बात के अलावा आपकी हर बात मानूंगा। मुझे और कोई मनमानी भी नहीं है। अगर तुम चाहते हो मैं जल्दी से ठीक हो जाऊं तो शादी कर ले। मेरे से तेरी ये हालत देखी नहीं जाती। कुलसूम आइस के मुरझाए हुए चेहरे की तरफ देखते हुए अफसोस से बोली। 2 महीने पहले इनका आइस कितना खुश रहता था। इतनी खुशी थी इससे अपने बाप बनने की। आयरा खुद तो इस दुनिया से चली गई थी, लेकिन अपने साथ साथ आइस की खुशियों को भी ले गई थी। निकाह की तकरीब गांव की हवेली में थी। कुलसूम बेगम और यास्मीन के अलावा हर कोई इस निकाह से नाखुश था। आइस को कुलसूम बेगम ने अपनी जान का वास्ता देकर निकाह के लिए मना तो लिया था, लेकिन आइस ने निकाह के लिए लड़की के घर जाने से इनकार कर दिया था। इसलिए कुलसूम बेगम ने निकाह का सारा इंतजाम हवेली में रखा था। सब मेहमान आ चुके थे। निकाह की रस्म भी शुरू हो चुकी थी। मौलवी साहब आइस की मंजूरी और निकाह नामे पर इसके दस्तक लिए जोहा की जानिब गए। जोहा दुल्हन बने चेहरे पर घूंघट ओढ़े बैठी थी। इसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। आंसू थे कि आंखों से बहने के लिए तैयार थे। अभी कुछ ही देर में अपनों को छोड़कर जाने वाली थी।
ज़ोहा भी इन्हीं ख्यालों में गुम थी कि मौलवी की आवाज़ें इसके कानों में पड़ी। ज़ोहा वल खालिद, आपका निकाह आइस वल इकबाल से तय पाया है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है। तीसरी बार मौलवी के पूछने पर ज़ोहा एक लंबी सांस खारिज किए बोली, निकाहनामे पर साइन लिए, दुआ मांगे, मौलवी वहां से चला गया। खालिद अपनी आंसू से भरी आंखें साफ किए ज़ोहा की पेशानी को चूमे वहां से निकल गया। बल्कि समेत बाकी तमाम रिश्तेदार ज़ोहा को गले लगाकर मुबारकबाद दे रहे थे। ज़ोहा ने अपने हो गए हुए शोहर के सारे रिश्तेदार देख लिए थे, सिवाय इसके। इसके माँ बाप ने लड़के की तस्वीर मांगी ही नहीं थी, बस इतने बड़े घर रिश्ता हो गया था, यही इनके लिए काफ़ी था। और ना ही लड़कों वालों ने इन्हें तस्वीर दिखाई थी। रुखसती के वक्त भी आइस वहां से गायब था। कलसूम और बल्किस ज़ोहा को अकेले ही शहर लाई थी। ये लो बेटा तुम्हारी अमानत, अब तुम्हें इससे एक माँ की तरह प्यार करना है, संभालना है। बल्कि इस गुड़िया को ज़ोहा की झोली में डाले इसके सर पर हाथ रखे पीछे हुई। ज़ोहा को ज़्यादा हैरानगी नहीं हुई थी, क्योंकि इसके माँ बाप ने इसे पहले ही सब कुछ समझा दिया था। ज़ोहा नन्ही सी गुड़िया को देखकर मुस्कुरा गई, जो पहले ही इसकी तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी। ज़ोहा को बच्चों का बहुत शौक था। इसकी दोस्त मीनू की भी एक बेटी थी, और जब भी वो गाँव अपने मेके आती, ज़ोहा इसकी बेटी को लिए पहुंच जाती थी और सारा दिन इसे अपने पास रखती थी। और अब तो अल्लाह ने इसे अपनी बेटी दे दी थी, जिसे वो खूब प्यार करने वाली थी। अब से यही तुम्हारा कमरा है, किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बता देना। मेरा कमरा भी यही ऊपर ही है, 2 कमरे छोड़कर तीसरा कमरा मेरा ही है। यास्मीन गुड़िया को उसकी गोद में छोड़कर कमरे से बाहर चली गई। जोहा गोद में गुड़िया को उठाए कमरे देखने लगी। जगह जगह आयला और आइस की तस्वीरें लगी हुई थी। आइस को तस्वीर में देखकर जोहा को इस दिन का सड़क वाला वाकया याद आ गया। और तेरी, ये तो वही लड़का है जो इस दिन मुझे उड़ाने वाला था। ये इन लोगों का क्या लगता है? और बेगम साहबा मुझे इसके कमरे में क्यों छोड़कर चली गई हैं? गुड़िया, क्या तुम जानती हो ये कौन है और तुम्हारा इनसे क्या रिश्ता है? और इसके साथ ये लड़की कौन है? जोहा तो जोहा तो भी पागल है, इसकी बीवी होगी, इसलिए तो इससे इतना चिपका हुआ है। जोहा आयला आइस की एक तस्वीर को देखे खुद से ही बड़बड़ाई। इस तस्वीर में आइस आयला को कमर से पकड़े इसके शोल्डर पर सर रखे खड़ा था। इसकी तरफ देखकर हंस रहा था, और आयला भी इसकी तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी। सारी तस्वीरों को अच्छे से देखने के बाद जोहा गुड़िया को लिए बेड पर बैठे इससे बातें करने लगी। गुड़िया भी इसके साथ काफी खुश दिखाई दे रही थी, इसलिए तो अभी तक खामोश थी, वरना रो रो कर सारा घर सर पर उठा लेती। अम्मा, हमें पहले ही दिन गुड़िया को बहू के हवाले नहीं करना चाहिए था। वह बच्ची बेचारी थकी हुई आई थी, और आते ही साथ ही हमने गुड़िया को उसकी झोली में डाल दिया। वो क्या सोचेगी हमारे बारे में? ऊपर से आइस भी पता नहीं कहाँ चला गया, फोन भी नहीं उठा रहा। कुछ गलत नहीं किया हमने। इसे अपनी जिम्मेदारी का पहले दिन से ही एहसास होना चाहिए। और वैसे भी हमने कौन सा इससे ये इस घर वालों से कोई बात छुपाई थी? वो अच्छे से जानती थी कि वो किस काम के लिए यहाँ आ रही है। तुम टेंशन ना लो, लड़की मुझे समझदार लगती है और दिल की अच्छी भी। मुझे यकीन है वो सब संभाल लेगी। अब तो तू भी टेंशन छोड़ और जाकर सो जा। कैसे सो जाऊं? आपका लाडला पोता अभी तक घर नहीं आया, पता नहीं कहाँ चला गया है। तू टेंशन ना कर, खुद ही आ जाएगा। वो कौन सा पहली दफ़ा ऐसे गायब हुआ है जो तू घबरा रही है? क्या तो आप ठीक रही हैं, लेकिन पहले मैं और अब में बड़ा फ़र्क है। आज वो नाराज़ होकर गया है, पता नहीं कहाँ गया होगा। मैं भूल रही हूँ मैं बोल रही हूँ ना, वो ठीक होगा। जाकर सो जाओ। मेरे कमरे की भी लाइट बंद कर देना, मुझे भी नींद आ रही है। कुलसूम बेगम बेड पर लेटते हुए परेशान खड़ी यास्मीन को देखे हुए बोली। तुम इतनी सुबह उठ गई? यास्मीन सुबह 6 बजे अपने कमरे से बाहर निकली तो हाल में जोहा को देख के इसके पास चली आई। जोहा सफ़ेद कमीज शलवार पहने, बालों को खुला छोड़े बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। सबसे खूबसूरत इसके बाल लग रहे थे, जो कमर से नीचे झूल रहे थे। वो गुड़िया को भूख लगी थी, सब सो रहे थे, तो मैं खुद ही किचन में आ गई। यास्मीन गुड़िया को जोहा की गोद में खिलता देखकर मुस्कुरा गई। गुड़िया बहुत जल्दी तुमसे घुल मिल गई और काफ़ी खुश भी नजर आ रही है। बच्चे तो वैसे भी मेरे साथ बहुत खुश रहते हैं। आपको पता है, मीनू की बेटी तो हर वक्त मेरे पास रहती थी। मीनू कौन है? मीनू मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। अच्छा, आइस नहीं आया रात को? आइस कौन? जोहा सवाली नज़रों से यास्मीन को देखते हुए बोली। तुम आइस को नहीं जानती? यास्मीन एक पल को हैरान हुई। नहीं, वो कौन है? वो तुम्हारा शौहर है। कल ही तो अभी तुम्हारा निकाह हुआ है, और आज सुबह तुम अपने शौहर का नाम भूल गई हो। जोहा काफ़ी शर्मिंदा सी हुई। इसे सच में नाम का नहीं पता था। निकाह के टाइम मौलवी साहब ने बोला भी था, लेकिन अपनों से बिछड़ने के गम में भूल गई थी।
नहीं, वो तो नहीं आए। ज़ोहा काफ़ी शर्मिंदा हुए बोली, क्या आप चाय पियेंगी? मैं अभी बनाकर लाती हूँ। ज़ोहा बात बदलते हुए बोली, नहीं तुम रहने दो, नूरी खुद बनाकर ले आएगी, तुम मेरे साथ आओ। यास्मीन ज़ोहा को लिए कुलसूम बेगम के कमरे की तरफ बढ़ी। अस्सलाम वालेकुम बेगम साहिबा। ज़ोहा यास्मीन के साथ कमरे में दाखिल होती कुलसूम को सलाम किए बैठी यास्मीन बेड पर बैठी यासीन पढ़ रही थी। कुलसूम के पास जाकर खड़ी होगी। वालेकुम सलाम। कुलसूम यासीन बंद किए ज़ोहा की तरफ देखने लगी। तुम मुझे बड़ी बेगम साहिबा नहीं दादी बोला करो, और यास्मीन को अम्मी बेगम साहिबा तो हम नौकरों के लिए हैं। कुलसूम गुड़िया को इसकी गोद से लिए बोली, कैसी है मेरी प्यारी गुड़िया? कुलसूम गुड़िया के चेहरे पर प्यार दिए से अपनी झोली में रखे जोहा के जानिब देखने लगी। हमारी गुड़िया ने ज़्यादा तंग तो नहीं किया? बिल्कुल नहीं, मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसे ये मुझे पहले से ही जानती है। इसकी बातें सुने कुलसूम और यास्मीन मुस्कुरा गई। इनके दिल से आज इतना बड़ा बोझ कम हो गया था। आज इन्हें जोहा को गुड़िया की माँ बनने का फैसला बिल्कुल ठीक लग रहा था। दादी, मैं तकरीबन आपके सारे खानदान से मिल चुकी हूँ, लेकिन इन दोनों से नहीं मिली। ये दोनों कौन है? जोहा कुलसूम बेगम के रूम में लगी फैमिली फोटो के तरफ देखते हुए कुलसूम बेगम के दाएं तरफ खड़े आयस और आयला की तरफ इशारा किए बोली, ये लड़की तुम्हारी गुड़िया की माँ है और ये लड़का तुम्हारी गुड़िया का बाप और अब तुम्हारा शौहर है। कुलसूम इसकी उलझन दूर किए बोली, क्या ये मेरा शौहर है? मेरा मतलब है क्या ये मेरे शौहर हैं? जोहा फौरन अपना जुमला दुरुस्त किए हुए बोली, क्यों तुम इससे पहले से जानती हो? यास्मीन जोहा का रिएक्शन देखकर बोली, नहीं बिल्कुल नहीं, मैं इन्हें बिल्कुल भी नहीं जानती, मैं तो इन्हें आज पहली मर्तबा देख रही हूँ। जोहा अपने चेहरे के एक्सप्रेशन नॉर्मल किए बोली, अब इनको क्या बताती कि ये तो इनके बेटे को अच्छी खासी बातें सुना चुकी थी। क्या मेरी तरह वो भी इस बात से अनजान है कि मैं इसकी बीवी हूँ, या फिर वो जानता है? बहू किस सोच में पड़ गई? यास्मीन जोहा को सोचों में डूबा देखकर बोली, आज नाश्ते के बाद तैयार रहना और गुड़िया को भी तैयार कर देना। आज हम दोनों तुम्हें शॉपिंग करवाएंगे। क्यों गुड़िया रानी, अपनी मम्मा को शॉपिंग करवाओगी ना? यास्मीन हाथ पाँव चला रही गुड़िया को ऊपर उछालते प्यार से बोली। 2 दिन बाद रात के 2 बजे आयस घर में दाखिल हुआ। चौकीदार के अलावा घर के तमाम अफराद सोए हुए थे। आयस गाड़ी गराज में पार्क किए, कोट कंधे पर डाले घर के अंदर दाखिल हुआ। पूरा घर अंधेरे में डूबा हुआ था। आयस को बिना कोई आवाज़ किए सीढ़ियाँ चढ़ते हुए सीधा अपने कमरे में गया। कमरे की लाइट पहले से ही ऑन थी। आयस कमरे की लाइट ऑन देख के जैसे ही कमरा लॉक घुमाए अंदर दाखिल हुआ, इसकी नज़र सीधा बेड पर गई। बेड के दरमियान जोहा गुड़िया को अपने बाजू में लिए सो रही थी। अपने कमरे में किसी दूसरे वजूद को देख आयस का मूड एकदम से ख़राब हो गया। आयस 2 कदम आगे बढ़े अपनी बेटी को देखने लगा, जो किसी दूसरे वजूद से लगी गहरी नींद में सोई हुई थी। आयस की नज़र अपनी बेटी से होती हुई जोहा पर गई। इसका पूरा चेहरा बालों से छुपा हुआ था। आयस इसका चेहरा ठीक से देख नहीं पाया था। इसे इतने आराम से अपने बेड पर सोता देखकर आयस को बहुत गुस्सा है, लेकिन अपनी बेटी की नींद का ख्याल किए अपना गुस्सा पिए कमरे से बाहर निकल गया। अम्मी, इस लड़की को मेरे कमरे में रहने की इजाज़त किसने दी? आयस गुस्से से भरा सुबह सुबह ही यास्मीन के सर पर सवार था। इजाज़त मतलब? इसे इजाज़त की क्या ज़रूरत है? वो तुम्हारी बीवी है तो तुम्हारे कमरे में ही रहेगी। तुम अपनी बताओ, कहाँ गायब थी इतने दिन से? मैं जहाँ भी हूँ, आपको कौन सा मेरी फ़िक्र है? कोई नहीं समझता। मुझे इस घर में जल्दी से मेरा कमरा खाली करवाएं। वो लड़की मेरे कमरे में नहीं रहेगी। इतने सारे कमरे हैं, कहीं भी रख लें इसे, लेकिन मेरे कमरे में नहीं रहेगी वो। इतने सारे कमरे हैं तो तुम कहीं भी रह लो ना, लेकिन वो लड़की इस कमरे से नहीं निकलेगी। हद हो गई है। इस लड़की की खातिर आप अपने बेटे को ये सब कह रही हैं? क्या इस लड़की ने कोई जादू टूना कर दिया है आप पर, जो अपने बेटे को घर से निकाल रही हैं? अरीश को अपनी अरीश को अपनी बा अरीश को अपनी अपनी में की बातों पर यकीन नहीं आ रहा था। आयस को अपनी माँ की बातों पर यकीन नहीं आ रहा था कि वही माँ थी जो इसकी हर एक बात मुंह से निकलने से पहले पूरी करती थी। मैं तुम्हें घर से नहीं निकाल रही, बस ये कह रही हूँ जोहा बेटी इस कमरे से नहीं निकलेगी। अगर तुम्हें इस कमरे में रहना है तो उसके साथ रहना होगा। अगर नहीं रहना तो तुम किसी और कमरे में शिफ्ट होगे, वो नहीं। ऐसे कैसे नहीं निकलेगी? आप नहीं निकालेंगी तो मैं खुद निकाल लूंगा। आइस गुस्से से कहे अपने कमरे की जानिब बढ़ा। यास्मीन आवाज़ लगाते उसके पीछे पीछे भागी। आइस धर्म से दरवाज़ा खोले कमरे में दाखिल हुआ। जोहा, जो अभी अभी गुड़िया को दूध पिलाकर सुलाने की कोशिश कर रही थी, दरवाजे की आवाज़ पर चूंकि इसकी जानिब देखने लगी। लड़की, उठो, यहाँ से जल्दी अपना सामान पैक करो और निकलो इस कमरे से। आइस चुटकी बजाते हुए बोला। इसके पास आया। जोहा हैरान हुए इसकी जानिब देखते हुए गुड़िया को गोद में उठाए बेड से उठी। इसे कुछ समझ नहीं आ रही थी। इतने दिन बाद इसका शौहर कमरे में आया, इसे कमरे से बाहर निकाल रहा था। आइस, क्या कर रहे हो? पागल हो गए हो? यास्मीन कमरे में दाखिल हुई, इस पर चलाई। हाँ, पागल हो गया हूँ। कमरे से तो इसे जाना ही होगा। तुम ऐसे नहीं मानोगी, मुझे खुद ही तुम्हें यहाँ से निकालना होगा।
आइस खामोश खड़ी जोहा को देखकर इसका बाजू पकड़े से घसीटते हुए कमरे से बाहर ले जाने लगा। ये सब क्या हो रहा है? आइस जोहा को कमरे से बाहर निकालता कुलसूम बेगम हाथ में छुरी पकड़े अपना सारा वजन इस पर जमाए तीनों अपने हाथ में छड़ी पकड़े अपना सारा वजन इस पर जमाए तीनों की तरफ गुस्से से देखती हुई ऊंची आवाज में बोली, इस लड़की को मैं अपने कमरे से बाहर निकाल रहा हूँ। ये सब करने की तुम्हें इजाजत किसने दी है? कुलसूम बेगम अपने गुस्से से पागल बने पोते की तरफ देखते हुए बोली, इजाजत की क्या जरूरत है? मेरा कमरा है, फैसला भी मेरा होगा। आइस ऐसे ही हाथ जोहा का हाथ थामे बोला। जोहा खामोश खड़ी गुड़िया को गोद में उठाए बस सबकी बातें सुन रही थी। किसने कहा कि इस कमरे पर तुम्हारा अकेले का हक है? जिस दिन निकाहनामे पर तुमने साइन किए थे इसी दिन ये लड़की तुम्हारी हर चीज में बराबर की हिस्सेदार बन गई थी। ओह, तो अब आप सब इस लड़की की खातिर मुझसे लड़ाई करेंगे, मेरी हर बात की मुखालफत करेंगे? आहिस्ता गुस्सैली नजरों से जोहा की जानिब देखे बोला। इसके गुस्से से बड़ी आंखें देखे जोहा एक पल को सपाट गई। ठीक है, जैसा आप दोनों को ठीक लगे। आयशा जोहा का हाथ छोड़े गुस्से से कमरे से निकल गया। जोहा समेत कुलसूम और यास्मीन भी इसे जाते हुए देखने लगे। इन्हें उम्मीद नहीं थी कि आयशा एक कमरे को लेकर इतना बड़ा ड्रामा करेगा। गुड़िया, तुम्हारे पापा तो बहुत खड़ूस हैं। तुम्हें पता है हमारे एक ताया है, वो भी इनकी तरह बहुत ही खड़ूस और गुस्सैले हैं। वो भी जब देखो हर किसी पर भड़कते रहते हैं। जोहा हाल में बैठी गुड़िया को अपनी गोद में बैठाई से बातें कर रही थी और कभी कभार नजरें अपने बिल्कुल सामने बैठे आइस पर भी मार लेती जो टीवी के सामने बैठा कोई फुटबॉल मैच देख रहा था। गुड़िया, तुम्हारे बाबा एकदम सड़ू है। जोहा के बोलने की देर थी कि गुड़िया ऊंची ऊंची में आवाज में रोने लगी। क्या हुआ मेरी प्यारी गुड़िया को बुरा लगा मैंने इसके पापा को सड़ू बोला? लेकिन जो हकीकत है इसे बदल तो नहीं सकते। जोहा के ऐसा कहने पर गुड़िया की आवाज और बुलंद हुई। अच्छा, नहीं कहती तुम्हारे पापा को कुछ, हम इनके बारे में बात ही नहीं करेंगे। हम गुड़िया रानी को लोरी सुनाते हैं। क्यों हमारी गुड़िया रानी लोरी सुनेगी? जोहा सोफे से खड़ी हुई गुड़िया को गोद में उठाई ऊंची ऊंची आवाज में लोरी गाने लगी। आयशा जो इससे कुछ ही फासले पर बैठा मैच देख रहा था, इसकी आवाज पर इसकी जानिब देने लगा। फिर कुछ सोचते हुए इसकी जानिब बढ़ा। ए लड़की, अपना मुंह बंद रखो। तुम्हें नजर नहीं आ रहा कि मैं मैच देख रहा हूँ? जोहा जो ऊंची आवाज में लोरी गा रही थी, इसकी आवाज सुनने खामोश हुई। अगर मैं चुप होगी तो गुड़िया कैसे चुप होगी? जोहा रोती हुई गुड़िया को हलाए आइस की जानिब देखने लगी। बच्चों को चुप करवाने के और भी बहुत से रास्ते होते हैं, जरूरी नहीं कि गला फाड़ फाड़ कर ही चुप करवाया जाए। देखिए, अब आप ज्यादा ही फ्री हो रहे हैं। मैं आपको कुछ कह नहीं रही, इसका ये मतलब नहीं है कि आप मुझे कुछ भी कहें। जोहा बोले। आइस को हैरान कर गई। तुम्हारी तो अच्छी खासी जुबान चलती है। क्यों, आपने मुझे गूंगा समझा हुआ था? आइस का जुमला मुकम्मल होने से पहले ही जोहा बोली, मेरे सामने गूंगी बनी रहोगी तो तुम्हारे हक में बेहतर रहेगा। नहीं तो आप क्या कर लेंगे? मुझे गांव की भोली भाली लड़की मत समझना। वो तो मुझे दिख ही रहा है कि तुम कहीं से भी भोली भाली लड़की नहीं हो। आते ही साथ ही मेरी माँ और दादी पर पता नहीं क्या जादू टूना कर दिया है जो तुम्हारी चालाकियां देख नहीं पा रही। वो कोई जादू टोना नहीं, प्यार है। सबको मैं अच्छी लगती हूँ, आपको ही मुझसे बस मसला है। चलो गुड़िया, यहाँ से चलते हैं, तुम्हारे पापा सच में पागल है। जुहा गुड़िया को लिए एक सरसरी नजर आयस पर डाली, वहां से निकल गई। आयसी से सर फिरी लड़की को जाता हुआ देखने लगा जो खुद एक पागल थी और इसे पागल कहकर गई थी। आयस वापस टीवी के सामने जाकर बैठ गया। बेटी, आज तुम पहली बार ससुराल में कुछ मीठा बनाने वाली हो। याद रहे, अच्छा बनाना। चाहे जितना अच्छा तुम बनाओगी इतनी ही दुआएं लोगी। दादी, आप फिक्र ना करें, आप मेरे हाथ का खाना खाएंगी तो उंगलियां चाटती रह जाएंगी और खीर खाएंगी तो 7 प्लेट भी खा जाएंगी। इतनी लजीज मैं बनाती हूँ। बनाओगी तो पता चलेगा कितनी लजीज बनती है। यास्मीन, जाओ बहू को किचन में ले जाओ। अम्मी, आप रहने दें, आप यहाँ बैठे, मैं जल्दी से जाती हूँ और खीर बना कर लाती हूँ। दादी, आप बिना नेक तैयार रखे। जोहा मुस्कुराए किचन की तरफ बढ़ गई। जोहा जब से ब्याह कर आई थी, गुड़िया की जिम्मेदारी के साथ इसने घर की जिम्मेदारी में भी काफी हद तक संभाल ली थी। इतनी बातें करती थी कि कभी कभी तो यास्मीन कुलसूम बेगम इस बातों से तंग आ जाती थी। जैसे भी थी, थोड़े ही दिनों में इस घर की रौनक बन गई थी। आइस और इसका तो एक दूसरे से चूहे बिल्ली का बैर था। हर वक्त दोनों किसी न किसी बात से लड़ते ही रहते थे। आइस जानबूझकर इससे छोटी छोटी बातों पर बहस करता था। वो यास्मीन और कुलसूम को जताना चाहता था कि उन्होंने इसकी शादी करके कितना गलत फैसला किया है। वो अलग बात है कि इनका इन दोनों पर कोई असर ना होता था। उल्टा तो दोनों की लड़ाई अब वो खूब इंजॉय करने लगी थी। अम्मी, ये सब क्या चल रहा है? इन लोगों को यहाँ किसने बुलाया है? आइस ऑफिस से वापस आया था तो घर मेहमानों से भरा हुआ था। आइस बेटा, गांव से रिश्तेदार आए, इनकी बेटी की शादी है, उन्होंने शहर से खरीदारी करनी थी, इनका रहना का मसला बन रहा था, इसलिए हमने इन्हें यहीं रुकने का बोल दिया। 1-2 दिन रहेंगे फिर वापस चले जाएंगे।
اور हाँ, तुम्हारा सारा सामान मैंने तुम्हारे कमरे में शिफ्ट करवा दिया है। आपने मेरा सामान क्यों शिफ्ट करवाया? मैं इस कमरे में नहीं रहूँगा। आइस बेटा, मेहमान घर आए हुए हैं, तुम अलग कमरे में रहोगे तो वो क्या सोचेंगे? तुम्हें हमारी इज्जत का ज़रा ख्याल नहीं। जब तक मेहमान यहाँ रहेंगे तब तक तुम अपने कमरे में ही रहोगे। जाओ अब जाकर चेंज कर लो, सब साथ में खाना खाएंगे। आप लोगों ने कसम खा ली है, मेरी बात ना मानेगी तो ठीक है, जैसा आपका दिल करे वैसा ही करें। आइस गुस्से से बोले, अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। मैंने कितनी बार बोला है मेरी चीज़ों को हाथ मत लगाया कर, तुम्हें समझ नहीं आती? आइस वार्डरोब में घुसा अपनी फेवरेट ब्लू शर्ट ढूंढ रहा था और साथ इतनी ऊंची ऊंची चला रहा था। आज इसे अपने कमरे में शिफ्ट हुए 1 हफ्ता हो गया था। जोहा के साथ इसका रवैया वैसा ही था जैसे पहले दिन था, लेकिन अपनी बेटी के लिए इसके दिल में मोहब्बत ज़रूर पैदा हुई थी इस 1 हफ्ते में। कल तक जिस बेटी की इसे परवाह तक नहीं थी, आज इस बेटी के रोते ही इसका वजूद काम जाता था। और ये सब कमाल भी जोहा का था। आप इतना चला क्यों रहे हैं? गुड़िया सो रही है, अगर वो उठ गई तो आपकी तरह शोर डाल डालकर सबको परेशान करेगी। जोहा सोई हुई गुड़िया को बेड पर रखे आइस के पास आए, आस्था आवाज में बोली, इसे पीछे किए खुद शर्ट ढूंढने लगी। तुम्हें कितनी बार कहा है मेरी चीज़ों को हाथ मत लगाया करो, वरना तुम मेरी चीज़ों को हाथ मत लगाया करो तुम मेरी चीज़ों को हाथ लगाया करो और ना ही मैं शोर मचाया करूं। मैं आपकी चीज़ों को हाथ लगाऊं ये ना लगाऊं, शोर तो आपने फिर भी मचाना होता है। ये ले शर्ट। चीज़ों जोहा इसके हाथ में शर्ट पकड़ाई इसके चेहरे की तरफ देखने लगी। ये लास्ट वार्निंग है, मेरी चीज़ों से दूर रहा करो। मैं अम्मी और दादी की वजह से तुम्हें बर्दाश्त कर रहा हूँ, वरना कब का इस कमरे से बाहर फेंक चुका होता। जोहा मायूसी से देखने लगी। इससे अब आइस की इन बातों का न जाने क्यों दुख होता था। जोहा चुप किए बिना इससे कोई जवाब दिए बेड पर सोई हुई गुड़िया के पास चली गई। बहू, क्या हुआ? इतनी उदास उदास क्यों लग रही हो? कुलसूम बेगम जोहा को आज सारा दिन खामोश देखकर परेशानी से बोली। आइस ने तो कुछ आइस ने तो नहीं कुछ बोला। वो कब कुछ नहीं बोलते, जब देखो मुझ पर चलाते रहते हैं। लड़की ये ना करो, लड़की ये क्या कर दिया, मेरी चीज़ों को हाथ क्यों लगाया, हर वक्त कुछ ना कुछ कहते रहते हैं। दादी, बाकी सब तो मैं बर्दाश्त कर लेती हूँ, लेकिन जब वो मुझे ए लड़की कहकर बुलाते हैं तो मेरा दिल टूट जाता है। इतने दिन हो गए हैं मुझे इस घर में आप सबके साथ, लेकिन जब ऐसे अल्फाज में इनके मुंह से सुनती हूँ तो मुझे लगता है मैं कोई अनजान हूँ इनके लिए। इस तरह तो कोई राह चलते को भी नहीं बोलता जिस तरह वो मुझे बुलाते हैं। जोहा इतनी मासूमियत से बोली जा रही थी कि कुलसूम बेगम को इसकी मासूमियत पर बेहद प्यार आया। इधर आओ मेरी बच्ची, मेरे पास। कुलसूम बेगम अपने दोनों हाथ फैलाए इसे अपने पास बुलाने लगी। जोहा जो पहले ही रो देने को थी, कुलसूम बेगम के सीने से जा लगी। ना मेरी बच्ची रोती नहीं है, अरे मेरा पोता तो पागल है, मोहब्बत का मारा है। जिंदगी ने इससे बहुत कुछ छीन लिया है, इसलिए शायद वो चिड़चिड़ा सा हो गया है। लेकिन तुम तो समझदार हो, सब्र से काम लो। पहली मोहब्बत को दिल से निकालना इतना आसान नहीं होता, सदियां लग जाती हैं दिलों के जख्म बढ़ने में। तुम और हम इसकी तकलीफ का अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। मेरा बच्चा बहुत दर्द में है। कुलसूम की आंखों से भी आंसू बह निकले। आयला खुद तो चलेगी, लेकिन आइस को जिंदा लाश बनागी। तुम सोच सकती हो, जो बाप अपनी बच्ची की पैदाइश से पहले इतना खुश था इसे दुनिया में देखने के लिए, पैदाइश के बाद इसका चेहरा तक भी नहीं देखना गवारा किया। इसका दिल गमों से भरा पड़ा है, वो जाहिर नहीं करता, लेकिन मैं माँ हूँ, इसके हर एहसास को अच्छे से समझती हूँ। बेटी, तुम्हें ही सब्र से काम लेना होगा। जिस तरह इस घर को तुमने अपना बना लिया है, मेरे बच्चे को भी अपना बना लो। इसे दोबारा मुस्कुराना सिखा दो, जिंदगी को एक बार फिर से जीना सिखा दो। वो अंधेरों में भटक गया है, इसका हाथ थाम कर इसे रोशनी में ले आओ। लेकिन दादी, मैं ये कैसे कर सकती हूँ? तुम कर सकती हो मेरी बच्ची, जिस तरह तुमने गुड़िया को अपनाया है, इसे प्यार और तवज्जो दी, इस घर को संभाला है, मुझे यकीन है तुम आइस को भी जिंदगी की जानी वापस ले आओगे। कुलसूम जोहा के सर पर लब रखे पीछे हुई। दादी, मैं पूरी कोशिश करूंगी आपका यकीन ना टूटे। और रही आपके पोते की बात, तो अब आपके पोते को पता चलेगा कि किससे पाला पड़ा है। जोहा खुद से ही कहे मुस्कुरा गई। अल्लाह तुम्हारी मदद करे। कुलसूम बेगम ने इसके सर पर हाथ फेरे मुस्कुरा गई। वाह, आज तो बहुत खुशबू आ रही है। क्या मेहमान फिर से आ गए हैं? आयशा, जो अभी ऑफिस से आया था, फ्रेश हुए डाइनिंग टेबल की तरफ आया। खानों की इतनी अच्छी खुशबू से इसकी भूख एकदम से बढ़ गई थी। आज हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। आज सारा खाना तुम्हारी पसंद का बना है, खाकर बताओ कैसा बना है। यास्मीन आयस को कुर्सी पर बैठाते देखकर इसे खाना सर्व करने लगी। मेरी पसंद का खाना? वाह, क्या बात है। कहीं कोई काम तो नहीं निकलवाना आपने मुझसे, जो इतनी खिदमत हो रही है। आयस दोनों की तरफ देखकर मुस्कुरा गया। इतने में जोहा भी गुड़िया को गोद में उठाई इनकी तरफ आई। तुम छोड़ो बातों को, खाना खाकर बताओ कैसा बना है। यास्मीन खाना सर्व किए पीछे होकर अपनी कुर्सी पर बैठी। आयस खाना
کھا رہا تھا جبکہ تینوں اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ بہت لذیذ بنا ہے، کس نے بنایا ہے؟ آئس تھوڑی تھوڑی سب چیزیں چکھے بولا۔ مجھے پتا تھا میں کوئی چیز بناؤں اور وہ اچھی نہ بنے، ایسا کبھی ہو ہی نہیں سکتا۔ گاؤں میں تو لوگ میرے کھانے کے ساتھ ساتھ انگلیاں بھی چاٹ جاتے تھے۔ زحا کی بات سنے آئس بری طرح کھانسنے لگا۔ کیا ہوا؟ یاسمین پریشانی سے اس کی جانب بڑی، سے پانی کا گلاس تھما کر آئس سے ایک ہی گھونٹ میں پانی پی گیا۔ بالکل بکواس کھانا بنا ہے، اتنی مرچ کون ڈالتا ہے کھانے میں؟ آئس کہے وہاں سے اٹھا اور اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ پیچھے کلثوم بیگم یاسمین سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ زحا چور نظروں سے دونوں کو دیکھنے لگی۔ اپنی تعریف سن کے اس کا دل باغ باغ ہو گیا تھا، لیکن آئس نے ایک سیکنڈ میں اس کی ساری خوشی ختم کر دی تھی۔ زحا رات کے 9 بجے کمرے میں کھانے کی ٹرے لیے داخل ہوئی۔ آئس بیڈ پر بیٹھے گڑیا سے کھیل رہا تھا۔ آئس اپنی بیٹی میں اس قدر مگن تھا کہ اسے زحا کے آنے کا پتہ ہی نہیں چلا۔ گڑیا اپنے پاپا سے کہو جب بھوک لگے تو یہ کھانا کھا لے، میں یہاں ٹیبل پر رکھ رہی ہوں۔ زحا ٹیبل پر کھانا رکھی اونچی آواز میں بولی۔ گڑیا سے کہہ دو مجھے بھوک نہیں، اگر ہوگی بھی تو میں اس کے ہاتھ کا کھانا نہیں کھاؤں گا۔ یہ میرے ہاتھ کا نہیں بنا، آپ کے لیے دوبارہ بنوایا ہے امی نے، اور انہوں نے ہی بھیجا ہے آپ کے لیے۔ زحا بیڈ پر آئی گڑیا کو اس سے لیے غصے سے بولی۔ تمہیں نظر نہیں آ رہا میں ابھی کھیل رہا ہوں اپنی بیٹی سے؟ آئس گڑیا کو واپس اس سے لے گیا۔ گڑیا اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھ پاؤں چلائے انہیں دیکھ رہی تھی۔ گڑیا کے سونے کا ٹائم ہو گیا ہے۔ زحا ایک بار پھر گڑیا کو لینے کے لیے آگے بڑھی، لیکن آئس کے گڑیا کو اس کی پہنچ سے دور کر گیا۔ آج گڑیا کو اس کے پاپا سنائیں گے، کیوں میری بیٹی اپنے پاپا کے پاس سوئے گی نہ؟ آئس اس کے نرم ملائم گالوں کو چومے بولا۔ دیکھیں میں آخری بار کہہ رہی ہوں گڑیا کو مجھے دے دیں، بعد میں آپ کے دینے پر بھی آپ سے نہیں لوں گی۔ آپ کو نہیں پتا گڑیا کو کیسے سلانا ہے؟ کیوں نہیں پتا مجھے؟ سو جاؤ تم، میں خود اپنی بیٹی کو سلا دوں گا۔ مرضی ہے آپ کی۔ زحا آئس کو گھورے بیڈ پر کمبل اوڑھے لیٹ گئی۔ تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد پورا کمرہ گڑیا کی چیخوں سے گونج رہا تھا۔ آئس گڑیا کو لیے کمرے میں چکر کاٹ رہا تھا۔ گڑیا تھی کہ چپ ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ زحا اٹھ کے بیٹھی آئس کو گھور رہی تھی۔ سو گئی آپ کی بیٹی؟ زحا کے طنز پر آئس اس کی جانب دیکھنے لگا۔ ابھی سو جائے گی؟ آپ کو ابھی بھی لگتا ہے کہ وہ آپ کے پاس سو جائے گی؟ تو ٹھیک ہے میں سونے لگی ہوں، آپ سلاتے رہیں اپنی بیٹی کو۔ زحا واپس بستر پر لیٹ گئی۔ اچھا یہ لو تم ہی سلا دو۔ آئس گڑیا کو چپ نہ ہوتا دیکھ کر اسی لیے زحا کے پاس آیا۔ کیوں عقل ٹھکانے آ گئی؟ زحا اس سے گڑیا کو لیے بولی۔ تم یہ سب جان بوجھ کر کر رہی ہو نا؟ امی اور دادی تو میرے خلاف تھیں، اب میری بیٹی کو بھی تم نے اپنی طرف کر لیا ہے۔ میں تمہاری سب چالاکیاں سمجھتا ہوں، اسے چالاکیاں نہیں پیار کہتے ہیں۔ گڑیا بھی باقی سب کی طرح مجھ سے پیار کرتی ہے، آپ یہ بات کبھی نہیں سمجھیں گے۔ زحا گڑیا کو اپنے گھٹنے پر ڈالے آہستہ آہستہ سہلاتے ہوئے اسے سلانے لگی۔ گڑیا 2 منٹ کے اندر اندر سو گئی تھی۔ آئس کو دیکھ کر بہت حیرانگی ہوئی۔ اب آپ بھی سو جائیں، آپ کی بیٹی تو سو گئی۔ زحا آئس کو اس کے پاس ہی کھڑا دیکھ کر بولی۔ میں سونے ہی جا رہا تھا۔ آئس صوفے کی جانب بڑا، ٹیبل پر کھانے کی ٹرے دیکھ کر اس کی بھوک ایک بار پھر اجاگر ہو گئی تھی۔ اب اپنے پیٹ کو مزید سزا نہ دیتے ہوئے آئس نے کھانے کی ٹرے لیے صوفے پر بیٹھ کر کھانے لگا۔ گڑیا تمہارے پاپا بہت ٹیڑھی چیز ہیں، انہیں ٹھیک بھی ٹیڑھی انگلی کر کے کرنا ہوگا۔ زحا اسے کھانا کھاتے دیکھ کر گڑیا سے سرگوشی میں بولی۔ آج 2 ہفتے ہو گئے تھے زحا آئس کی ہر ایک چھوٹی چھوٹی بات کا خیال رکھتی تھی، کھانے سے لے کر کپڑوں تک زحا خود اس کا کام کرتی تھی۔ آئس اسے منع کر کے تھک گیا تھا، لیکن زحا کا ایک جملہ ہوتا تھا کہ شوہر کے کام کرنا بیوی کا فرض ہے اور وہ بس یہی فرض پورا کر رہی ہے۔ آئس مسز رحمان کی آج شادی کی سالگرہ ہے۔ انہوں نے تو سب کو انوائٹ کیا ہے، لیکن تم اور زحا چلے جانا۔ یاسمین کے کمرے میں آئی، آفس کے لیے تیار ہو رہے آئس کو دیکھتے ہوئے بولی۔ امی میں نہیں جا سکتی، گڑیا پریشان ہوگی وہاں جا کر۔ آئس کچھ بولتا زحا یاسمین کو اس سے پہلے ہی منع کر گئی۔ گڑیا کی تم ٹینشن نہ لو، گڑیا کو میں سنبھال لوں گی، تم جانے کی تیاری کرو۔ زحا آئس کو دیکھنے لگی جو خاموش کھڑا تھا۔ تم ابھی تک تیار نہیں ہوئی؟ آئس آفس سے واپس آئے، پارٹی کے لیے ریڈی بھی ہو گیا تھا، جبکہ زحا ابھی تک ویسے ہی بیٹھی تھی۔ تیار کیسے ہو جاؤں؟ میرے پاس تو کوئی پارٹی والا ڈریس ہی نہیں ہے، سب گھر پہ پہننے والے سوٹ ہیں۔ تو تم صبح سے کیا کر رہی تھی؟ امی کے ساتھ جا کر ڈریس لے آتی۔ امی کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، اس لیے مجھے ان سے کہنا مناسب نہیں لگا، اور خود مجھے بازار کا رستہ معلوم نہیں جو میں خود جا کر لے آتی۔ زحا معصومی سے بولے بیڈ پر بیٹھ گئی۔ آئس کچھ دیر اسے کھڑا دیکھتا رہا، پھر کچھ سوچتے ہوئے وارڈروب کی جانب بڑھا اور ایک ڈریس نکالے زحا کے پاس لے گیا۔ یہ لو، یہ پہن لو۔ زحا آئس کے ہاتھ میں ڈریس دیکھ کر بیڈ سے کھڑی ہوئی آگے پیچھے سے ڈریس سے دیکھنے لگی۔ ریڈ کلر کا فل پاؤں تک آتا ہوا فیری فراک، جس کا گلا بڑے گولڈن سٹون موتیوں سے بڑھا ہوا تھا۔ یہ کیا ہے؟ زحا ڈریس چیک کرتی ہوئی بولی۔ یہ ڈریس ہے۔ یہ کیسا ڈریس ہے؟ اس کے بازو کہاں ہے؟
میں بنا بازو والا ڈریس نہیں پہنوں گی۔ ایک تو عائشہ آئلہ کا ڈریس اسے دے رہا تھا، جیسے وہ اپنے کپڑوں کو ہاتھ نہیں لگانے دیتا تھا، آج آئلہ کا پسندیدہ ڈریس دے رہا تھا۔ یہ میڈم تھی کہ نخرے دکھا رہی تھی۔ تمہارے نخرے دیکھنے کا ٹائم نہیں ہے میرے پاس، اگر پہننا ہے تو پہن لو ورنہ گھر بیٹھی رہو۔ عائشہ ڈریس بیڈ پر رکھے بولا، یہ کیسے پہن لوں میں نے ایسے ڈریس کبھی نہیں پہنے۔ زوہا ڈریس کو گھورنے لگی، اب کیا کرتی؟ اگر پارٹی میں نہ جاتی تو لوگ اس کی امی کو ہی باتیں کرتے۔ یاسمین نے فون کر کے اپنی طرف سے معذرت کر کے اپنے بیٹے اور بہو کے آنے کا بتایا تھا۔ سوچ کیا رہی ہو؟ جلدی کرو، پارٹی کا ٹائم ہو گیا ہے، کیک کٹ ہونے کے بعد جانے کا کیا فائدہ؟ جلدی کرو۔ آج شوز پہنے اب بالکل تیار کھڑا تھا۔ زوہر ڈریس اٹھائے واش روم میں گئی، تھوڑی دیر بعد ڈریس پہنے باہر آئی۔ آئسا جو صوفے پر بیٹھے موبائل استعمال کر رہا تھا اسے دیکھتے ہی رہ گیا۔ ریڈ فیری فراک میں بالکل پری لگ رہی تھی۔ بازو نہ ہونے پر زوہا کو عجیب فیلنگز آ رہی تھی۔ زوہا چلتی ہوئی مرر کے سامنے آئی، ہلکا ہلکا میک اپ کیے، بالوں کو ایسے ہی کمر پر کھلے چھوڑے بالکل تیار تھی، اب صرف سینڈل کا مسئلہ تھا۔ آئسے سے تیار دیکھتے ہوئے کھڑا ہوا۔ چلو آئسے چابیاں ٹیبل سے اٹھائے، دروازے کی جانب بڑھا، ننگے پاؤں جاؤں؟ زوہا فراک اٹھائی، آئس کو اپنے پاؤں دکھانے لگی۔ وارڈروب کے نیچے والے حصے میں آئلہ کی سینڈل پڑی ہوئی ہے، پہن لو۔ زوہا بھاگتی ہوئی گئی اور ایک کم ہیل والی سینڈل اٹھائے، جلدی سے پہنے اس کے ساتھ نیچے آئی۔ پارٹی میں ہر کوئی ان دونوں کو دیکھے دعائیں دے رہا تھا، دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بہت پیارے لگ رہے تھے، پرفیکٹ کپل۔ کیک کاٹنے کے بعد پورے ہال میں میوزک گونج رہا تھا، سب کپل ایک دوسرے کے ساتھ ڈانس کر رہے تھے۔ زوہا اور عائشہ ایک سائڈ پر کھڑے ہو کے ان کو دیکھ رہے تھے اور ساتھ انجوائے کر رہے تھے۔ ہینڈسم لڑکے، میرے ساتھ ڈانس کرو گے؟ ایک آنٹی عائشہ کے پاس آئی، اس کا ہاتھ پکڑتے بولی۔ آنٹی کو دیکھ کر زوہا کی ہنسی چھوٹ گئی۔ آنٹی کی عمر کوئی 50 سال تو ہوگی۔ عائشہ زوہا کو دیکھنے لگا، لڑکی معاف کرنا، میں تمہارے شوہر کو کچھ دیر کے لیے چرا کر لے جا رہی ہوں۔ لے جائیں آنٹی، ویسے بھی فری ہی کھڑے تھے۔ آنٹی نہیں لیلا، تم مجھے لیلا کہہ سکتی ہو؟ آنٹی کہنے پر اسے غصہ آیا۔ زوہا کو اپنی ہنسی کنٹرول کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ نہیں مس لیلا، مجھے ڈانس میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ عائشہ سے اپنا ہاتھ چھڑا گیا۔ کیا ہوا؟ بیوی سے ڈر رہے ہو؟ فکر نہ کرو، تمہاری بیوی کچھ نہیں کہے گی۔ آنٹی اسے گھسیٹتے ہوئے اپنے ساتھ ڈانس فلور پر لے گئی۔ زوہا جو انہیں دیکھ دیکھ کر ہنس رہی تھی، اس کا گلا خشک ہو گیا۔ زوہا اپنے پاس پڑا ہوا جوس کا گلاس اٹھائے منہ سے لگا گئی، ایک ہی سانس میں پورا گلاس پی گئی۔ پہلے زوہا کو اس کا ٹیسٹ کڑوا لگا، کچھ ہی دیر بعد اس کا سر چکرانے لگا، سب کچھ دھندلا ہونے لگا تھا۔ میوزک کی بیٹ پر زوہا نشے میں ناچنے لگی۔ عائشہ سے پاگلوں کی طرح ناچتا دیکھ اس کے پاس آیا۔ کیا کر رہی ہے یہ؟ کیسے ناچ رہی ہو؟ کیوں میں نہیں ناچ سکتی؟ آپ ناچ سکتے ہو تو میں کیوں نہیں ناچ سکتی؟ زوہا کبھی ادھر گر رہی تھی تو کبھی ادھر، نشے سے اس کی آنکھیں بند ہو رہی تھی۔ عائشہ نے سامنے پڑے ہوئے گلاس کو اٹھا کر سونگا تو اسے اصل معاملہ سمجھ آیا۔ گھر چلو، عائشہ سے بازو سے پکڑے باہر لے جانے لگا۔ نہیں گڑیا کے پاپا، میں گھر نہیں جاؤں گی، مجھے ڈانس کرنا ہے۔ زوہا اپنا آپ اسے سے چھڑاتے ہوئے بولی۔ اس کے منہ سے گڑیا کے پاپا سن کر عائشہ کو گہرا صدمہ ہوا۔ گھر چلو، عائشہ سے بازو سے پکڑے تقریباً سے گھسیٹتے ہوئے وہاں سے لے جانے لگا۔ چھوڑو مجھے گڑیا کے پاپا۔ زوہا ایک بار پھر سے چھڑائے اسٹیج پر بھاگ گئی۔ سب میری بات سنیں۔ زوہا اسٹیج پر گانا گا رہی لڑکی کے ہاتھ سے مائک کھینچی اونچی آواز میں بول رہی ہے۔ سب ایک دم سے رکے اور اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ عائشہ بھاگتا ہوا اس کے پاس گیا۔ کیا کر رہی ہو؟ چھوڑو اسے۔ عائشہ زبردستی سے مائک کھینچتے ہوئے لڑکی کو پکڑا گیا۔ آپ چھوڑیں مجھے کچھ کہنا ہے سب سے۔ زوہا ایک بار پھر لڑکی کے ہاتھ سے مائک کھینچ گئی۔ آپ لوگ جانتے ہیں یہ میری گڑیا کے پاپا بہت گندے ہیں لیکن دل کے بہت اچھے ہیں۔ عائشہ جہاں تھا وہیں رکی، اس کی بات سننے لگا۔ آپ سب کو راز کی ایک بات بتاؤں؟ زوہا مائک میں سرگوشی کیے بولی۔ سب اس کی معصومیت سے بھری باتوں سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ یہ جو آپ کے سامنے انسان کھڑا ہے اسے میری کوئی پرواہ نہیں، جب دیکھو مجھ پر غصہ کرتے ہیں، سب سے پیار کریں گے لیکن مجھ سے نہیں۔ جہاں سب کے لب اس کی معصوم شکایتوں سے مسکرا رہے تھے وہیں عائشہ کے لب بھی ہلکے سے مسکرائے۔ اس سے پہلے زوہا کچھ اور کہتی، عائشہ اس کے ہاتھوں سے مائک لیے اسے گود میں اٹھائے وہاں سے باہر لے آیا۔ چھوڑے مجھے ابھی انہیں کچھ اور بھی بتانا ہے۔ زوہا اس کی گود میں مچھلی کی طرح تڑپ رہی تھی۔ چپ ہو جاؤ، بالکل چپ۔ عائشہ سے گاڑی میں بٹھایا، خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ آپ بہت برے ہیں لیکن پتہ نہیں کیوں پھر بھی مجھے اچھے لگتے ہیں۔ زوہا اس کی آنکھوں میں دیکھے بولی۔ نہ جانے کیوں عائشہ کو اپنے بارے میں جاننے کا اور تجسس ہوا۔ تمہیں مجھے میں کیا اچھا لگتا ہے؟ عائشہ اس کے قریب ہوا۔ مجھے آپ کی یہ آنکھیں بہت پسند ہے۔ زوہا اس کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرے بولی۔ اور آپ کی ناک اور آپ کے ہونٹ، آپ کے بال، مجھے آپ سارے پسند ہو۔ زوہا اس کے چہرے کی ایک ایک چیز کو چھوئے بولی۔ دونوں ایک دوسرے کے اتنے قریب تھے کہ دونوں کی گرم سانسیں ایک دوسرے کے چہرے کو چھو رہی تھی۔ عائشہ اس کے سرخ لبوں کو دیکھنے لگا، اسے چھونے کی خواہش اس کے دل میں پیدا ہوئی۔ اس سے پہلے عائشہ اپنی خواہش پر عمل کرتا، زوہا آنکھیں بند کیے پیچھے سیٹ پر گر گئی۔ عائشہ ایک دم سے ہوش میں آیا۔
اس کے دل کے جذبات بدلے تھے، زوہا نے اس کے دل میں ایک الگ ہی جگہ بنا لی تھی جس کا اندازہ اسے آج ہوا تھا۔ زوہا پر ایک نظر ڈالے آئس گاڑی سٹارٹ کیے گھر کی طرف روانہ ہوا تھا۔ یا اللہ میرا سر! زوہا صبح اٹھی تو اس کا سر بہت بھاری ہو رہا تھا، انتہا کی درد اس کے سر میں ہو رہی تھی، اسے رات کی کوئی بھی بات یاد نہیں آ رہی تھی۔ ہاتھوں میں سر لیے زوہا رات کے ڈریس میں بیڈ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ یہ لو لیمو پانی پی لو، تمہارا سر ٹھیک ہو جائے گا۔ آئس خود اس کے لیے لیمو پانی بنا کر لایا تھا۔ زوہا ایک ہی سانس میں سارا لیمو پانی پی گئی۔ آئس آفس کے لیے تیار ہوئے وقتاً فوقتاً اس پر نظر ڈال رہا تھا، کچھ حد تک اس کا سر ٹھیک ہو رہا تھا۔ آئس جانتا تھا اسے ابھی کچھ یاد نہیں ہوگا، اس لیے آئس بنا اس سے بات کی آفس چلا گیا۔ آئس کے جانے کے بعد تقریباً آدھے گھنٹے بعد دماغ پر بہت زور ڈالنے کے بعد کل کی پوری فلم اس کے دماغ میں چلنے لگی۔ یا اللہ یہ کیا کر دیا میں نے یہ کیا کہہ دیا، میں کیسے اپنے منہ سے اپنے پیار کا اظہار کر سکتی ہوں۔ زوہا اپنا سر دونوں ہاتھوں میں لے کر بیٹھ گئی۔ آئس جب سے آفس سے آیا تھا اس نے ایک بار بھی زوہا کو نہیں دیکھا تھا۔ رات کے 9 بج چکے تھے، زوہا اور اس کی بیٹی ابھی تک روم میں نہیں آئی تھی۔ آئس جب انتظار کر کے تھک گیا تو خود ہی کمرے سے باہر نکلا۔ کلثوم بیگم کے روم سے آتی ہوئی آوازوں کو سننے اس کی طرف گیا۔ آئس دروازہ کھولے اندر داخل ہوا تو کلثوم بیگم زوہا کو باتیں کرتا دیکھ ان کے پاس آیا۔ گڑیا کلثوم بیگم کے پاس سوئی ہوئی تھی اور زوہا کلثوم بیگم کے پاؤں دبانے کے ساتھ ساتھ ان سے باتیں کر رہی تھی۔ زوہا کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ آئس کا سامنا کرنے کی اس کے دل میں خوف بیٹھ گیا تھا کہ اس کے دل کا حال اب وہ جان گیا تھا۔ پتہ نہیں وہ اس کے بارے میں کیا سوچ رہا ہوگا، یہی سوچ اسے مار رہی تھی۔ آؤ بیٹا بیٹھو، کلثوم اسے وہیں کھڑا دیکھ کر بولی۔ نہیں دادی، مجھے میرا چارجر نہیں مل رہا تھا، میں وہی پوچھنے آیا تھا۔ آپ کا چارجر ٹیبل پر پڑا ہے؟ نہیں ہے، میں نے تو وہیں پر رکھا تھا، تو کیا میں جھوٹ بول رہا ہوں؟ جا بیٹی جا کر دے کر آ، کلثوم زوہا سے بولی تو زوہا کو مجبوراً وہاں سے اٹھنا پڑا۔ زوہا جانا تو نہیں چاہتی تھی لیکن سب کے سامنے منع بھی نہیں کر سکتی تھی۔ زوہا کے پیچھے پیچھے آئس بھی روم میں داخل ہوا اور روم میں داخل ہوئے آئس روم لاک کر گیا۔ یہ رہا چارجر۔ زوہا ٹیبل سے چارجر اٹھا اس کی جانب مڑی۔ تم مجھ سے بھاگ کیوں رہی ہو؟ آئس آگے بڑھا اور اسے دیوار سے لگا اس کے بے حد قریب آیا۔ زوہا کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ میں زوہا کی زبان اس کا ساتھ نہیں دے رہی تھی، بکری کی طرح میں کیا کر رہی ہو؟ وہ کل میں نے جو کچھ کہا، کل تم نے جو کچھ کہا مجھے بہت اچھا لگا۔ زوہا حیرانگی سے اسے دیکھنے لگی۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ تم مجھے اتنا چاہتی ہو، اگر کل تم نشے میں نہ ہوتی تو مجھے تو کبھی پتہ ہی نہ چلتا۔ زوہا کو شرم نے آن گھیرا، شرم کے مارے زوہا کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ لیکن یہ ایک بات سمجھ نہیں آئی، تم مجھے گڑیا کے پاپا کیوں کہتی ہو؟ کل مجھے سب کے سامنے بہت شرمندگی ہوئی۔ آپ بھی تو مجھے اے لڑکی کہتے ہیں، تمہیں میرا ایسا کہنا برا لگتا ہے؟ آئس اس کے قریب ہوئی، اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرے بولا۔ زوہا کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ مجھے لگتا تھا آئلہ کے جانے کے بعد میری زندگی ختم ہو گئی ہے، اب کچھ بھی نہیں بچا میری زندگی میں، لیکن میں غلط تھا۔ اللہ نے تمہیں بھیجا میری زندگی میں ایک فرشتہ بنا کر، میں تمہارا بہت شکر گزار ہوں، تم نے میری بیٹی کو ایک سگی ماں کی طرح پیار دیا۔ اس میں شکریہ کیسا، یہ تو میرا فرض تھا۔ شادی کے بعد شوہر سے جڑی ہر چیز کا خیال رکھنا بیوی کا فرض ہوتا ہے۔ مجھے تو آپ کا شکر گزار ہونا چاہیے جس نے مجھے ایک بیٹی کی ماں بننے کا درجہ دیا۔ آئس عقیدت سے زوہا کی پیشانی کو چومے اسے اپنے سینے سے لگا گیا۔ زوہا آنکھیں بند کیے اس کی قربت کو محسوس کرنے لگی، ایک سکون سے اترا تھا اس کے اندر۔ زخم چاہے کتنے ہی گہرے کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ انہیں کسی نہ کسی طرح بھر ہی دیتا ہے۔ تو کیسا لگا آپ کو یہ ناول؟ اچھا تھا ناول، بہت اچھا تھا، مطلب کہ کمپلیٹ سٹوری تھی، کہیں پہ بھی کچھ ایسا نہیں تھا، تو مجھے تو اچھا لگا۔ اس میں کوئی جھول بھی نہیں تھا اور ایسا بھی کچھ نہیں تھا۔ تو آپ بھی مجھے بتائیے گا کہ کیسا لگا آپ کو ناول۔ اور یہاں پر میں نے نا آپ لوگوں سے ایک بات ڈسکس کرنی تھی کہ بہت سے جو ریڈرز ہیں وہ، یا بہت سے ایسے میرے جو ہے سبسکرائبر ہیں جو چینل پر آتے ہیں لیکن وہ صرف میری ویڈیو ڈاؤن لوڈ کر کے اپنا چینل بنا کر اس پہ جو ہے نا اپنے چینل بنا کر اس پہ اپلوڈ کرتے ہیں۔ تو ایک تو ان کا یہ پرابلم آتا ہوگا کہ وہ کاپی رائٹ آ جاتا ہے، کیونکہ آپ کسی بھی چینل سے، یہ بات میں پہلے بھی آپ لوگوں سے شیئر کر چکی ہوں کہ آپ کسی بھی چینل سے کوئی بھی ویڈیو ڈاؤن لوڈ کر کے اپنے چینل پہ اپلوڈ کریں گے نا تو وہ کاپی رائٹ آ جائے گا، تو اس سے آپ کو چینل کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ وہ تو کاپی رائٹ ہوگا اور نہ ہی وہ آپ کا چینل مونیٹائز ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ میں جس چینل کے ساتھ اٹیچ ہوں اس میں وائس اوور کرتی ہوں، لیکن اس چینل کی ٹیم الگ ہے جو ساری کچھ چیزوں کو مینیج کرتی ہے۔ تو اگر وہ دیکھ لے کہ کہیں پہ ان کی ویڈیو جو ہے، ان کے اس چینل کی ویڈیو کہیں پہ اپلوڈ ہے تو وہ اسٹرائک بھیج سکتی ہیں۔ تو
आप लोग मेरी बहुत अच्छी यूट्यूब फैमिली हो, मेरे साथ आप बहुत अरसे से हो, तो मैं नहीं चाहती कि अगर आप लोग ऐसे चैनल बनाएं और फिर आप लोगों के चैनल पर स्ट्राइक आ जाए और वो चैनल जो है वो बंद हो जाए। तो प्लीज़ आप खुद से अपना कंटेंट बनाएं, थोड़ी सी मेहनत करें, क्योंकि मेहनत में ही उसका फिर फल मिलता है। और जब आप मेहनत करेंगे और उसको अपने चैनल को चलाएंगे तो इंशाल्लाह जो है वो अल्लाह ताला आपको उसका सिला ज़रूर देगा। लेकिन अगर आप लेकिन अगर आप इस तरह किसी दूसरे चैनल से या किसी दूसरे चैनल से वीडियो डाउनलोड करके अपने चैनल पर अपलोड करेंगे तो वहाँ से आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा, सिवाय आपके चैनल या तो बंद हो जाएगा या कॉपीराइट क्लेम आ जाए। चाहे आप उसमें से जितनी मर्जी चेंजिंग कर ले, बिलफर्ज आप किसी भी चैनल से एक वीडियो डाउनलोड करते हैं, आप उसकी वॉइस चेंज कर देते हैं, आप उसका थीम चेंज कर देते हैं, या आप उसको वीडियो को चेंज करते हैं, जो भी तरीके होते हैं आप उसको वीडियो को चेंज कर देते हैं, लेकिन उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़ौरन ही यूट्यूब जो है ना वो उस चैनल को अलर्ट दे देता है कि आपकी ये वीडियो जो है ना ये फ़लाँ फ़लाँ चैनल पर अपलोड हुई है, तो आप इसको जो है ना वो स्ट्राइक दें, या आप इस ये वीडियो पे स्ट्राइक चली गई है। कुछ वीडियोज़ ऐसी होती हैं जिसमें यूट्यूब डायरेक्ट उनको स्ट्राइक दे देता है। तो आप अगर किसी वीडियो पे इतनी मेहनत भी करते हैं, उसको चेंज करते हैं और फिर अपलोड करते हैं, और फिर अपलोडिंग पे भी आपका नेट पैकेज चलता है, या आपने अगर वाईफाई भी लगाया है तो वो भी चलता है, तो वो इतनी देर आप उसकी मेहनत करते हैं मोबाइल पे अगर आप अपलोड करते हैं या उस पे लैपटॉप पे, तो इतने टाइम से लगा कर वो अपलोड होती है, तो उसमें फिर आपका टाइम भी वेस्ट होता है। तो अगर इतनी मेहनत आप ऐसे कर रहे हैं तो एटलीस्ट आप खुद से मेहनत कर लें, अपना कंटेंट बनाएं और उसको अपलोड करें। तो मेरा तो यही यकीन है कि जब इंसान मेहनत करता है तो मेहनत करने पर अल्लाह ताला उसको सिला लाजमी देता है और उसकी मेहनत रंग लेकर आती है। अगर आप किसी का भी कंटेंट जो है वो उठाकर अपलोड कर देंगे तो उससे आपको कुछ हासिल होने वाला नहीं है सिवाय नुकसान के। उम्मीद करती हूँ कि जो मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली है और जो वो भी समझती है, और जो सिर्फ मेरे चैनल पर विज़िट करके और यूट्यूब पे मेरे चैनल से विज़िट करके और वीडियो जो है वो डाउनलोड करके ऐसे अपलोड करते हैं, वो भी ये बात समझ जाएंगे और नेक्स्ट टाइम ऐसा ना करें प्लीज़। चैनल को जो है वो बहुत मेहनत से बनाया जाता है और मैं इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर सकती हूँ। और अगर आप इतनी मेहनत से चैनल बनाते हैं और उस पर किसी और का कंटेंट अपलोड करते हैं तो आपका चैनल बंद हो जाता है, तो फिर दुख किसको होगा? आपको होगा। फिर आप एक नया बनाएंगे, और आजकल तो वैसे भी चैनल्स जो हैं वो बहुत मुश्किल से जो है ना वो मोनेटाइज हो रहे हैं, और उसके जो है वो प्रोसीजर बहुत मुश्किल से कंप्लीट हो रहा है, और आप एक प्रोसीजर पूरी मुश्किल से कंप्लीट करते हैं और उसके बाद फिर आपका चैनल अगर बंद हो जाएगा तो फिर आप क्या करेंगे? कुछ भी नहीं कर सकते। तो काइंडली मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप जो है ना वो अपना कंटेंट ओरिजिनल कंटेंट बनाएं और उसको अपलोड करें। एकदम से कामयाबी नहीं मिलती। कोई भी आप स्टेप लें तो वो स्टेप बाय स्टेप आप एक सीढ़ी पे चढ़ के और एक अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं। अगर आप कहते हैं कि आपने चैनल बनाया और चैनल बनाने के बाद आपने आपका एक हफ्ते में या एक माह में या 2 माह में या 3 माह में आपका जो है वो चैनल फ़ौरन जो है वो हाई पे पहुंच जाएगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। कम से कम मैं आपको बता दूं कि एक चैनल को भी मतलब कि वायरल होने में और एक वीडियो को भी वायरल होने में कम से कम 1 साल का अरसा लगता है। 1 साल के बाद आप इस पोजीशन पे खड़े होते हैं कि आपको पता चलता है कि आपने 1 साल में जो मेहनत की है उसके बाद आपको जो है ना उसका सिला मिल रहा है। तो ये टाइम पीरियड होता है। लेकिन अगर आप इस तरीके से आप कंटेंट वगैरह बाकी चैनल से लेकर अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करेंगे तो उसका आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। उम्मीद करती हूँ कि आपने मेरी बात समझी होगी और इस पे अमल भी करेंगे, और जब अमल करेंगे और अपना कंटेंट बनाएंगे तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपका चैनल ग्रोथ करेगा। तो प्लीज़ प्लीज़ आप ऐसा ना किया करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है वो स्ट्राइक जो है ना वो आई हुई थी कि फ़लाँ फ़लाँ ने आपकी वीडियो अपलोड की, फ़लाँ फ़लाँ ने आपकी वीडियो, कुछ तो यूट्यूब वालों ने जो है ना वो इसको खुद ही दी हुई हैं। तो वो मुझे दुख होता है कि मुझे जब बताया गया कि आप ये मैसेज जो है ना वो अपने यूट्यूब फैमिली को दें कि इस तरीके से ना किया करें। हम लोगों को दुख होता है कि भी आपका चैनल जो है वो आपने बनाया तो वो फिर स्ट्राइक आने से बंद हो जाएगा। और आप अपनी मेहनत करें, अपना कंटेंट बनाएं और अपने चैनल पर अपलोड करें। इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको कामयाबी देगा। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी बात पसंद आई होगी और समझे भी होंगे। अगर इसके दौरान भी आपको कोई मेरी बात बुरी लगी हो तो मैं तो पहले ही कहती हूँ कि मैं माज़रत ख़्वाह हूँ। मेरी बात अगर कोई बुरी लगे या मेरा रीडिंग स्टाइल ना पसंद हो तो
دونوں صورتوں میں ایڈوانس میں سوری۔ تو ابھی بھی کوئی بات اگر بری لگی ہو تو اس کے لیے معذرت۔ تو انشاءاللہ ایک نئے ناول کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوتی ہوں، تب تک کے لیے دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔